जय श्री राम मित्रों, 175 वर्ष पहले का हमारा देश कैसा रहा होगा आज हम कल्पना ही कर सकते हैं। 550 वर्षों की मुस्लिम गुलामी झेलने वाला हमारा देश, जो प्राचीन समय में नारी स्वतंत्रता, आध्यात्मिक चिंतन और सुख संपन्नता के लिए जाना जाता था, उसका इन 550 वर्षों में बहुत पतन हुआ और हमारे समाज में कुछ ऐसी बुराइयां घर कर गई, कुछ भय का माहौल, कुछ मुस्लिम रीति रिवाजों को अपनाने के कारण हमारा समाज भी दूषित हो गया और उसके कारण बाल विवाह होने लगे। विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं होता था। पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी उसके शव के साथ सती हो जाती थी और नारी को शिक्षा देना तो बहुत दूर की बात थी। उनको अधिकार नहीं था शिक्षा प्राप्त करने का और बराबर का हक मांगने का। ऐसे कुंठित वातावरण में एक जन्म होता है क्रांति दूत का। भारत की भूमि की विशेषता रही है, जब जब समाज का पतन होता है, देश में अनाचार और अत्याचार बढ़ते हैं, तब तब भगवान कोई न कोई दूत भेजता है और वो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो इसी क्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म होता है 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में। और इस क्रांति दूत का जन्म ही इसी उद्देश्य से हुआ कि यह भारत के सोए हुए समाज को, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, अति पिछड़े हुए समाज को कुछ जागरूक करे। और जोड़े भी भगवान बहुत सोच समझ कर बनाता है। इनकी धर्म पत्नी जो इनके हर कार्य में सहयोग करती थी, गाड़ी के 2 पहियों की तरह इनका आपस में बहुत गहरा सामंजस्य था और दोनों एक दूसरे को समझते थे और हर उद्देश्य को, हर देह को अपना बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। तो इनकी धर्म पत्नी का जन्म होता है 3 जनवरी 1831 को, यानी दोनों में 4 वर्ष का अंतर था। बाल विवाह प्रथा थी, इनके परिवार में भी यह प्रथा थी। उसी के चलते 1840 में इन दोनों का विवाह हुआ। उस समय सावित्री की उम्र 9 वर्ष और ज्योतिबा राव की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर और एक ऐसा निर्णय किया जो उस समय के समाज में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इनकी उम्र भी उस समय कोई ज़्यादा नहीं थी। इन्होंने 9 लड़कियों को लेकर एक स्कूल खोला पुणे जैसे शहर में। कोई आदिवासियों की बस्ती नहीं थी, एक जागरूक और जिंदा शहर था। कई लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना महापाप माना जाता था। तो मित्रों, सावित्री देवी अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकलती तो थैले में एक साड़ी साथ लेकर जाती, क्योंकि रास्ते में लोग उन पर फप्तियाँ कसते, गाली गलौज करते, कीचड़ और गंदगी और कई बार तो विष्ठा भी फेंक कर उनको गंदा कर देते थे। लेकिन यह अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती जा रही थी। कोई अवरोध इनको अपने मार्ग से नहीं डिगा सका। जिस तरह से मछली की आंख को भेदने का लक्ष्य अर्जुन ने बना लिया था, उसी तरह सावित्री देवी और उनके पति ने यह एक उद्देश्य बना लिया अपने जीवन का कि हमें समाज में क्रांति लानी है और समाज की दूषित मानसिकता को बदलना है। तो जिन लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्होंने भी आगे जाकर पश्चाताप किया और कुछ इनके शिष्य भी बन गए और कुछ इनके कार्यों के प्रचारक बन गए। मित्रों, ज्योतिबा राव को ब्राह्मण विरोधी माना जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सहयोग ब्राह्मण वर्ग से मिला। इनके कई घनिष्ठ मित्र थे ब्राह्मण वर्ग से, जिन्होंने अपनी ज़मीन दी इनको स्कूल बनाने के लिए और इनकी स्कूल में अध्यापक का कार्य भी किया और उनको हर तरह से आर्थिक और शारीरिक सहयोग दिया। तो इनको ब्राह्मण विरोधी कहना गलत है। इन्होंने आगे जाकर 1857 में जब देश में क्रांति हो रही थी, 1857 की क्रांति, उस समय सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर क्रांति लाने का कार्य किया। 3 जुलाई 1857 को पुणे में एक बड़ा स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए खोला। आगे चलकर अपने विचारों को और अपने सिद्धांतों को प्रसारित करने के लिए, उनको एक निश्चित मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक सामाजिक संगठन भी बनाया। 1873 में 24 सितंबर की वो तारीख थी जिस दिन सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, जिसका काम था सत्य की विवेचना करना, सत्य तक पहुंचना। इसी समाज के बैनर तले
25 दिसंबर 1873 को पहला विधवा विवाह करवाया गया। मित्रों, इसी बीच में एक और घटना का जिक्र करना चाहूँगा। एक ब्राह्मण महिला थी जो गर्भवती थी और वह विधवा हो गई। उसने जीवन से हार कर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। वह आत्महत्या करने जा रही थी, उसे सावित्री बाई मिली और उसको समझा बुझाकर अपने घर ले आई और वहाँ उसके साथ सहृदयता से व्यवहार किया और उसकी डिलीवरी करवाई अपने घर पर ही। उनका लड़का हुआ, उसका नाम यशवंत रखा और सावित्री देवी ने उसको अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। उसका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। और मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस महिला का बच्चा गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता अपनी माँ के साथ, वह बहुत नामी डॉक्टर बना। तो इनकी तपस्या कितनी प्रबल थी, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सत्यशोधक समाज ने अपने विचारों को चारों ओर फैलाना शुरू किया। समाज में एक जागृति आई, विशेषकर महाराष्ट्र के समाज में। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि किसी का उद्देश्य पूरा हो जाता है महान पुरुष का, तो उनको भगवान वापस बुला लेते हैं। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा राव की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी है उनकी पत्नी सावित्री देवी पर आ जाती है और वह भी बहुत अच्छे से समाज का संगठन करती है। और उसके बाद उनकी अनेकों स्कूल जो लड़कियों के लिए वो पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह खुलती है। अकेले पुणे में वो 5 स्कूलें खोलते हैं और अब उनकी दिक्कतें भी कम हो गई थी, लोग जानने भी लगे थे और अंग्रेजी सरकार भी उनको सहयोग कर रही थी, उपाधियों से और पुरस्कारों से नवाज रही थी और उनका महत्व समझ रही थी। तो मित्रों, पुणे में प्लेग फैला। सावित्री बाई प्लेग के मरीजों का निस्वार्थ भाव से समाधान करती, उनको दवाई देती, उनकी देख रेख करती, सेवा शुश्रूषा करती और उसी दौरान एक बच्चे की सेवा करते हुए ही उनको प्लेग, जो है कि एक छूत की बीमारी है, वो लग गई और उसके कारण सावित्री बाई का भी निधन हो जाता है 10 मार्च 1897 को। मित्रों, इस तरह से यह दंपति अपने कार्य को संपन्न करके और परलोक सिधार जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं हमारे लिए प्रेरणा। आज हम 2023 का भारत देख रहे हैं। मित्रों, आज हमारे देश में नारी स्वतंत्रता बहुत अच्छे रूप में पाई जाती है। लड़कियों को बराबर लड़कों के पढ़ाया लिखाया जाता है और आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं महात्मा ज्योतिबा राव फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी फुले का भी योगदान है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।